जय हिंद दोस्तों। कितना भी लोन हो उसको आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक कैसे सेटल करवाना है, कैसे माफ करवाना है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी टेक्निक्स बताने वाला हूं कि आरबीआई गाइडलाइंस के अंदर बिल्कुल लीगल तरीके से अपने लोन पे भारी डिस्काउंट कैसे पाना है, अपने लोन को 90% तक माफ कैसे करवाना है, अपने लोन को 90% तक माफ कैसे करवाना है, सिर्फ 10% में सेटलमेंट कैसे करनी है आपके लोन की, चाहे वो पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, केसीसी का लोन हो या फिर ऐसा अनसिक्योर कोई भी लोन हो, उसको सेटल कैसे करवाना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको करनी है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा भारी डिस्काउंट मिले, आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिले, बहुत अच्छा वेवर मिले, और इसके बाद आपको हैरेसमेंट कैसे 100% कम करनी है, क्या क्या चीजें लगेंगी और क्या लीगल प्रोसेस है। ठीक है, अब आप सभी को पता होगा कि सेटलमेंट में ऐसा कोई फॉर्म टाइप का तो आता नहीं है कि आपने किसी तरीके का कोई फॉर्म भरा और उसके बाद आपकी सेटलमेंट हो गई। अगर ऐसा यार कोई फॉर्म आता तो हर कोई जाके भर लेता बैंक में, है नहीं है। बैंक के एम्प्लॉय खुद ही लोन ले लेते और खुद ही उसी फॉर्म को भर देते, है नहीं है। वो क्या कम जानकार होते हैं, कितना भी ले लेते, 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, है नहीं है, और उसको उसके बाद सीधा फॉर्म भर के माफ करवा देते हैं। लेकिन ऐसा कोई फॉर्म नहीं आता। अगर आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी कोई बोल रहा है कि भाई साहब एक तरीके का फॉर्म आता है जिस फॉर्म को भरने के बाद आपके लोन की सेटलमेंट तुरंत हो जाएगी, आपका लोन तुरंत ही माफ हो जाएगा, तो वो 100% गलत कह रहा है, 100%। और बताइए, देखिए लोन सिर्फ और सिर्फ किसानों का माफ होता है, हमारे किसान भाइयों का 100% लोन माफ होता है। बाकी सब जो भी होता है वो सेटलमेंट होती है। लेकिन हाँ, उस सेटलमेंट पे इतना भारी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब मेरे लोन में तो कुछ बचा ही नहीं, मैं तो एक तरीके से एक किस्त दे रहा हूं। हाँ, मैं एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक किस्त पे कर रहा हूं जो एंड वाली है, और खत्म कहानी, फिर लोन वहां पर समाप्त हो गया। अब कई भाई लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि सर 100% नहीं हो सकता क्या लोन माफ। तो मेरे भाई ऐसा 100% क्यों नहीं हो सकता, इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आप लोगों को। ठीक है, दरअसल होता क्या है, ये जो पैसे हैं ये बैंक के पैसे हैं नहीं एक्चुअली में, ये आरबीआई के द्वारा उनको एक तरीके से दिए गए पैसे हैं जो कि ब्याज पे दिए गए हैं। जैसे बैंक ने आपको ब्याज पे दिया है, भारी ब्याज पे, क्योंकि ये लोग तो लाख का कई बार 1.5 लाख या फिर 1,80,000 तक निकालने की ट्राई करते हैं क्लाइंट्स पे। ठीक है, तो आपको जैसे ब्याज पे मिला है तो इन्हें भी ब्याज पे मिला है। अब इनकी रेट कम होती है बहुत ज्यादा, जैसे मान लो कुछ हद तक कम होती है, बहुत ही ज्यादा। जैसे मान लो ये आपको साल के 12% पे दे रहे हैं या 30% पे दे रहे हैं। कई जो क्रेडिट कार्ड होता है वो 50% तक चार्ज कर लेते हैं साल के। 50%, आपने 1 लाख का लिया है तो 1 साल बाद आपका जो है भाई रे भाई वो 1.5 लाख हो जाएगा, 2 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो उनको भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही पैसा मिलता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, अब वहां क्या होता है कि आरबीआई उनसे भी इंटरेस्ट चार्ज करता है, जैसे आपके ऊपर पेनल्टी लग रही है तो उनके ऊपर भी पेनल्टी लग रही है एक तरीके की। तो इसीलिए उनको वो ब्याज, पेनल्टी और जो लीगल लॉयर्स वगैरह को फीस देनी होती है, जो आपको नोटिस भेजने के लिए होता है, वो सब निकालने के लिए उनको 10 से 15% या 20% तक पैसा लेना पड़ता है। उतने पैसे में उनका ये खर्च निकल जाता है और उनके हाथ में कुछ बचता, वैसे बचता तो नहीं है, वैसे लॉस तो है ही बैंक का एक तरीके से। लेकिन फिर वही बात है कि सेटल तो करवाना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो एनपीए का रेशियो बढ़ जाएगा। एक बार एनपीए का रेशियो बढ़ गया तो उसका बैंक के शेयर्स गिर जाएंगे। ठीक है, जो जितने भी क्लाइंट होंगे वो सारे अपने पैसे निकालने लगेंगे, बैंक दिवालिया घोषित हो जाएगा। तो इसीलिए इस वजह से वो लोग सेटलमेंट करते हैं। फिर चाहे फिर आपका लोन अमाउंट 1 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, 1 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, सेटलमेंट होती है। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनकी सेटलमेंट भी होती है, चाहे उनका लोन 1 करोड़ का हो, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का, 50 करोड़ का हो, या फिर 1000 करोड़ के भी लोन की सेटलमेंट होती है। ठीक है, अंबानी की भी सेटलमेंट होती है, अडानी की भी सेटलमेंट होती है, सबकी सेटलमेंट होती है मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हर एक तरीके की लोन की सेटलमेंट होती है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब इसके अंदर प्रोसीजर क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने फॉर्म भरा और उसके बाद आपके लोन की सेटलमेंट हो गई। इस चीज को अपने मन से निकाल दीजिए कि मोदी जी आएंगे रात में या फिर कुछ होगा और एक बार में ही पूरा लोन माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इसका एक कानूनन तरीका है, मैं बता देता हूँ क्या। अगर आपके पास किसी प्रकार से कोई लोन देने के पैसे नहीं हो रहे, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, ठीक है, तो आप पहले तो बैंक को एक मेल लिखेंगे एक प्रकार का, जिसके अंदर आप पूरी डिटेल्स वगैरह अपनी बताओ, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत आ रही है और कितना टाइम आपको लगेगा और पेमेंट करने की। हाँ, बैंक राजी नहीं होगा उस पर, मुझे पता है, लेकिन क्या होता है एक फर्स्ट स्टेप पे दिखता है कि कस्टमर जो है वो ट्राइंग कर रहा है। ठीक है, कस्टमर जो है वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। ओके, कस्टमर का कोई इंटेंशन नहीं है कि वो प्रॉपरली 100% डिफॉल्ट ही करना चाहता है। ठीक है, ये आप लिखित में वहां पर दे दोगे मेल के द्वारा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अब बात कहाँ पर आती है, लोन सेटलमेंट होगा कैसे।
देखो, लोन सेटलमेंट हमेशा राइट ऑफ के बाद ही अच्छा होता है। राइट ऑफ के बाद अच्छा लोन सेटलमेंट क्यों होता है? क्योंकि उसके बाद राइट ऑफ के बाद बैंक जो है आपका लोन का बही खाता होता है ना, वो अपने बही खाता अपने रिकॉर्ड्स में से हटा देता है। अब बैंक के पास आपके लोन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके रिकवरी के पास रिकॉर्ड है। लेकिन बैंक का जो ऑडिट होता है ना साल का, उसमें से निकाल देती है। ऐसा क्यों करती है बैंक, ये भी बता देते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो बैंक है, 100% बैंक जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, चाहे वो कितना भी छोटा बैंक हो, चाहे कितना भी बड़ा बैंक हो, चाहे वो किसी से मर्ज हो रखा हो, किसी के अंदर आता हो, या फिर कैसा भी है। वो जो बैंक है वो किसी ना किसी एक बड़े बैंक के अंदर आता होगा, और वो जो बैंक है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसके पूरे स्टॉक चल रहे हैं, सब चीज़ें हैं। अब होता क्या है, वहाँ पर हर प्रकार के चीज़ें शो होती है, एनपीए का रेशियो शो होता है, सारी चीज़ें होती है। तो कस्टमर को अब पता है, कस्टमर अब 1900 में तो जी नहीं रहा है, जो कस्टमर को पता नहीं चलता था। 1900 में भी कस्टमर को पता चल जाता था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एनपीए का रेशियो क्या है, राइट ऑफ कितने लोन हो रखे, सारी चीज़ें, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें हैं। तो अब होता क्या है, जब कस्टमर को पता चलता, मान लो जैसे आपके अकाउंट में पड़े लाख रुपए, अब आरबीआई जो है, जो हमारे देश का कानून कहता है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक का, अगर बैंक डूब भी जाता तो आपको 5 लाख रुपए तक वापसी मिलेंगे, ठीक है, चाहे आपके 5 लाख अमाउंट में कितना भी हो। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी, फिर सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करा, ठीक है। अब मान लो मैं बहुत बड़ा उद्योगपति हूँ, मेरे बैंक के अंदर 20 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। अब अगर बैंक डूब गया मेरे भाई, तो मुझे तो मिलेंगे 5 लाख रुपए। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, जब एनपीए का रेशियो ज्यादा देखूंगा, तो वो जितने भी पैसे हैं वो निकाल लूंगा और किसी और बैंक में डाल लूंगा जिसका एनपीए का रेशियो कम हो, क्योंकि मुझे पता है वो डूबेगा नहीं। अब हुआ क्या, लक्ष्मी विलास बैंक के साथ क्या हुआ, या फिर यस बैंक के साथ क्या हुआ? यस बैंक भी पहले जो डूबा, अभी तक ठीक नहीं हो पाया 100%, सोच के देख लो। जबकि उसके ऊपर तो आरबीआई का हाथ भी था, ठीक है। और लक्ष्मी विलास बैंक तो पूरी तरीके से डूब गया, ताला लग गया उस पर। क्या हुआ, एनपीए का रेशियो तो बढ़ा, कस्टमर के पैसे रुक गए यार वहां। अब अगर मान लो 5 लाख तक के आपके 2 ही लाख रुपए, उसकी भी गारंटी ये नहीं है कि कब आपके अकाउंट में फिर वापसी पैसे आ जाएंगे, अगर एक बार बैंक के ऊपर ताला लग गया तो, या प्रॉब्लम हो गई तो एनपीए वाली। तो इसीलिए कस्टमर स्मार्ट हो चुका है, कस्टमर इस चीज़ पर ध्यान देता है बहुत ज़्यादा। तो अब सेटलमेंट पे कैसे आती है बैंक, आपको पहले तो एक चीज़, एक मेल पहले ज़रूर बैंक को लिखना है, ठीक है, जिस पर सारी दिक्कत परेशानी सारी चीज़ें हो, और वहाँ सेटलमेंट का जिक्र ज़रूर हो, ठीक है, कि मैं राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करवा पाऊंगा अपने लोन की। बीच में अगर किसी प्रकार की कोई भी हैरेसमेंट देखने को मिलती है, तो आपको डरना घबराना नहीं है, आपको सीधे बैंक को मेल करना है, फिर उसके बाद आरबीआई को मेल करना है, ठीक है। जो भी रहेगा, जितनी भी परेशानियां रहेगी, वो तो वहां से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, हैरेसमेंट की कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपका लोन पहले तो होगा एनपीए। एनपीए का मतलब क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। अब मैं हजारों बार कहता रहता हूँ कस्टमर्स पे कि जो बैंक है वो आपको इंसान नहीं मानता है, उनके लिए आप एक एसेट हो, उनके लिए आप एक सामान हो और कुछ भी नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो इसीलिए पहले परफॉर्मिंग एसेट थे, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए उनके, क्योंकि बैंक को आपसे कोई फायदा नहीं मिल रहा, आपसे कोई ब्याज नहीं मिल रहा, आपसे कोई फायदा हो ही नहीं रहा है बैंक को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपको एनपीए की श्रेणी में डाल देगा। अब होगा क्या, एनपीए के बाद आपको ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन एनपीए के बाद बहुत ही खराब ऑफर आते हैं। कितने खराब ऑफर आएंगे, कि 40% में सेटलमेंट कर लो, 50 पे कर लो। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि सर यार 50% तो पैसा खत्म कर दिया, कम कर दिया इन्होंने, हमें कर लेनी चाहिए इतने में। लेकिन मेरे भाई मान लो अगर तुम्हारा लोन 10 लाख रुपए का, 50% कम भी कर देता तो कितना बचा, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए वन गो में कैसे पे करोगे, या फिर अगर उसकी 2-3 ईएमआई भी बना देते हो तब भी पे नहीं कर पाओगे। एक ईएमआई भी अगर बाउंस हो गई तो जितना पैसा वो ब्याज पेनल्टी जुर्माने में चल जाएगा। इसलिए हमेशा ओटीएस ही करवानी चाहिए, सेटलमेंट वन टाइम सेटलमेंट ही करवानी चाहिए, ठीक है। ऐसे में क्या करा जाए, क्या चीज़ है, आपको हमेशा राइट ऑफ तक का वेट करना है। राइट ऑफ कब होगा, 180 से 240 दिन के बीच में, कभी भी हो सकता है। ये मत सोचो कि 180 दिन हो गए हैं तो मेरा तुरंत ही राइट ऑफ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 240 दिन के अंदर अंदर होगा, क्योंकि इसके बीच में राइट ऑफ जो होता है, एनपीए बैंक के हाथ में नहीं होता कि वो एनपीए कब करेगा कब नहीं, वो जैसे ही 94 डेज होंगे पूरे एनपीए कर देगा, ठीक है। लेकिन राइट ऑफ जो है वो बैंक के हाथ में होता है, वो 180 से लेके 240 दिन के बीच में कभी भी कर सकता है। जैसे वो राइट ऑफ करता है, अपने बही खाते से हटाता है, उसके बाद बैंक आपको ऑफर देने लगेगा, क्योंकि जो आपका अकाउंट है वो अब डेड हो चुका है, एक तरीके से डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है बैंक के लिए। अब जब खत्म हो चुका है तो बैंक सोचता है कि इसमें से किसी भी प्रकार से थोड़े बहुत रुपए ही निकाले जाए, लेकिन और अपनी जान छुटाई जाए, है। क्योंकि देखो, जो लोन आपके लिए आपके गले का फंदा बना हुआ है, वो बैंक के गले का भी फंदा बना हुआ है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि उन्हें तो ऑडिट दिखाना है, उन्हें तो कहीं से फंड लाना है, सारी चीजें करनी है। आपका क्या है, आपके पास पैसे नहीं है तो आप पे नहीं कर पा रहे हो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे में फिर बैंक आपके लिए एक ओटीएस ऑफर निकालेगा, ठीक है। आप खुद से भी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा कि बैंक को सामने से बात करना। दो मान लेते हैं आपका 10 लाख रुपए का लोन है,
और बैंक वहां से कहता है राइट ऑफ के बाद कि एक काम करिए आप इसका 30% पैसा पे कर दीजिए। तो आपको कह रहा है जी नहीं, मैं 30% नहीं कर पाऊंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10% कर पाऊंगा। ठीक है, बैंक वाले बोलेंगे कि इतना नहीं हो पाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगले महीने दूसरी एजेंसी के पास जाएगा ऑफर, वो आप पे बोलेगा कि सर 25 या फिर 20% पे कर लो। तब आपको बोलना कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं फिर 10% पे ही कर पाऊंगा। ठीक है, वो बोलेगा सर इतने में नहीं हो पाएगा, फिर दूसरी किसी एजेंसी के पास जाएगा। जब दूसरी किसी एजेंसी के पास जाएगा तो वो बोलेगा सर पिछला ऑफर क्या था, तो आप पिछला ऑफर बताएंगे कि 20% का था, 25% का था, तो वो कहेगा चलो सर 15 दे देता हूँ आपको। तो मेरे भाई फिर आप कह सकते हो कि एक काम करो 15 नहीं, आप 12 या 13 में कर दो, और वो उतने में राजी हो जाएंगे। ठीक है, जब 12 या 13% पे होगा तो कितना होगा, 1,20,000 या 30,000, ज़्यादा है नहीं। तो उसने में आपको डिस्काउंट कितना मिला, पूरा लमसम मान के चले तो एक तरीके से 8 से 9 लाख रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है लोन के अंदर। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है, लोन सेटलमेंट में भी ऐसा नहीं है कि इसमें आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड आने लगा है। तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले तो कहीं पर भी पैसा पे नहीं करना लोन सेटलमेंट के लिए। ठीक है, कि इतना पे करवा दो फिर आपकी लोन सेटलमेंट करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सेटलमेंट के बाद पैसा देना होता है, पहले नहीं। सबसे पहले तो ऑफिशियल मेल आईडी से सेटलमेंट लेटर मंगवाए। ठीक है, उसे चेक करें, फिर बैंक जाए, वहां जाके उसका प्रिंट आउट निकलवाए उनसे ही, खुद से निकाल के मत जाना, उनसे ही निकलवाओ। ठीक है, वहां पर बैंक मैनेजर से चेक करवाओ कि सेटलमेंट लेटर पे जो नंबर है वो शो हो रहा है। अमाउंट चेक करो, सबसे बड़ी बात अमाउंट चेक करो। ठीक है, कितना अमाउंट है। डेट चेक करो कि किस डेट तक वो सेटलमेंट मेरी वैलिड है, किस डेट तक। कई बार ये लोग करते क्या है, 7 तारीख की डेट डाल देते हैं, पैसे आपने 9 तारीख को पेमेंट करी, वो इनवैलिड हो गया, समझ रहे हो, वो नल एंड वॉइड होगी सेटलमेंट। वो उनका जो भी आपका पैसा था वो बैच पेनल्टी जुर्माना में चला गया। उस पर चेक करवाओ, जब सारी चीज़ें सही लगे उस पर बोलो कि भाई साहब यहाँ साइन करें और अपनी मोहर लगाए। जब साइन और मोहर हो जाए तो चेक या फिर डीडी के माध्यम से अपना लोन की सेटलमेंट की पेमेंट करें, किसी के हाथ में पैसा नहीं देना। एक बार आप ये कर लोगे उसके बाद आपकी सेटलमेंट वैलिड हो जाएगी। आपको 3 से 7 दिन के अंदर आपको एनओसी मिल जाएगी। एक बार जब एनओसी और एनडीसी मिल जाता है तो आप जाएं, उसे वेरीफाई करें, खत्म कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पूरी तरीके से आपकी सेटलमेंट जो होगी वो वैलिड मानी जाएगी। इसे आप बैंक कभी भी फिर आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता, कोई लीगल केस नहीं कर सकता, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकता जब आपकी सेटलमेंट हो गई है। अगर कोई लीगल केस कर भी रखा है तो बैंक को वो तुरंत के तुरंत हटाना पड़ेगा। उनका जो लॉयर होगा वो उस केस को अपने हाथ से हटा लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, तो दोस्तों यही प्रोसीजर है पूरे लोन सेटलमेंट का, सारी चीज़ों का क्या क्या करना है। अगर आपको इसमें अभी भी दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम फिर आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। और आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी, चाहे वो रिकवरी वाला परेशान कर रहा हो, कोई लीगल नोटिस आ रहा हो, सेटलमेंट करवानी है 10 से 20% के बीच में, फिर ऐसी कोई भी परेशानी है तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, बस आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।